खबर दिखाएंगे बस्तर से। नक्सलियों की आखिरी उम्मीद भी टूटी है। नक्सलियों के बटालियन का हेड बारसे देवा पहुंचा हैदराबाद। अपने 17 साथियों के साथ समर्पण करने के लिए पहुंचा हैदराबाद। मुलुगु के जंगलों में अपनी टीम के साथ देवा था मौजूद। हिडमा के जीवित रहते ही संगठन ने देवा को सौंप दी थी कमान। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। तो बड़ी खबर, नक्सलियों को एक और झटका, और यह झटका इसलिए क्योंकि बारसे देवा जो कि बटालियन का हेड है नक्सलियों की, वो हैदराबाद पहुंचा। अपने 17 साथियों के साथ समर्पण करने के लिए पहुंचा है हैदराबाद। मुलुगु के जंगलों में अपनी टीम के साथ देवा मौजूद था। हिडमा के जीवित रहते ही, हिडमा का अंत एनकाउंटर के बाद हो गया था, ये आप सभी लोग जानते हैं। पिछले साल हिडमा मारा गया था और हिडमा के बाद ये सवाल था कि बटालियन को लीड कौन करेगा। लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि बारसे देवा को हिडमा के जीवित रहते ही बटालियन का हेड बना दिया गया था और वो समर्पण करने पहुंचा है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। विकास, क्या डिटेल्स मिल रही हैं इस बारे में? देखिए, जिस तरह से माओवादियों को खत्म करने के लिए जो डेडलाइन तय की गई थी 31 मार्च 2026 की, और उसको देखते हुए लगातार ऑपरेशन भी चलाए जा रहे थे। और स्थिति ये है कि जो सबसे बड़ी चुनौती हिडमा माना जाता था, उसे भी जवानों ने मार गिराया। अब लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी जो बटालियन का लीडरशिप कर रहा था बारसे देवा, और उसके समर्पण को लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही थी। और आज उसको एक बड़ी सफलता मिली है जब बारसे देवा अपने 17 साथियों के साथ हैदराबाद पहुंच चुके हैं। और वो शायद कल उन्हें समर्पण दिखाया जाए, या जब भी तेलंगाना की फोर्स उनसे पूछताछ करने के बाद समर्पण दिखाए। लेकिन ये है कि बारसे देवा हैदराबाद पहुंच चुके हैं 17 साथियों के साथ। फिलहाल उनके पास में बटालियन की जिम्मेदारी थी। आपको बताऊं कि अभी भी बटालियन में लगभग 150 की संख्या में लड़ाके हैं जिनके पास में ऑटोमेटिक वेपन था। तो सरकार के लिए आखिरी बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। अगर जब तक बटालियन का सफाया न हो जाए या बटालियन का समर्पण न हो जाए, तब तक माओवाद को पूरी तरह से समाप्त मानना कहीं न कहीं जल्दबाजी होगी, ऐसा मानना सरकार का भी था। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक डेडलाइन तय की कि 31 जनवरी तक जो भी माओवादी लौट कर आएंगे उन्हें ही समर्पण नीति का लाभ मिलेगा। इसके पीछे भी एक वजह थी कि जिस तरह से मार्च की तारीख लगातार नजदीक आ रही है, उसके पहले ही सभी माओवादी आ जाएं तो ज्यादा बेहतर हो। सरकार का भी ऐसा सोचना था कि कम मेहनत करने के बाद, मतलब जवानों को बार बार जंगलों में ना भेजना पड़े, किसी भी तरह का कोई नुकसान ना उठाना पड़े इस आखिरी समय में। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार हर तरह के साम दाम दंड भेद वाले प्रयास कर रही थी और उसी की ये सफलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार माओवादियों की बटालियन ने जो बड़े बड़े कांड किए, वो सारे कांड उन्होंने छत्तीसगढ़ में ज्यादातर किए। और आखिर में बटालियन का हेड बारसे देवा वो हैदराबाद पहुंचा है और तेलंगाना की शरण में। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों बड़े स्तर में माओवादी जो है वो तेलंगाना या महाराष्ट्र की शरण में जाने की इच्छा क्यों रखते हैं छत्तीसगढ़ में, जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार बोलती है कि उनकी समर्पण नीति ज्यादा बेहतर है बाकी लोगों से, तो फिर यहाँ क्यों नहीं आते? और जो देवा बारसे देवा रहने वाला भी पुअर्ती के आगे गांव का है, हिडमा के गांव के बगल गांव का ही है, तो उसका निवास स्थान भी सुकमा है और उसके बावजूद उसने तेलंगाना को चुना। ये भी हतप्रभ करने वाली जानकारी है। लेकिन सुखद समाचार ये है कि बारसे देवा ने सरेंडर किया है। अब निश्चित ही तौर पर उसके जो और भी साथी हैं जो बटालियन में, जिनकी संख्या 100 से ऊपर बताई जा रही है, अब उनका भी मनोबल टूटेगा और वो भी लौट कर आ जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। विकास, सवाल एक और यहाँ पर ये है, क्या ये तमाम लोग हथियारों के साथ आए हैं? ये स्थिति स्पष्ट हुई है क्या? दूसरी बात ये, क्या इन पर भी इनाम था? क्योंकि पहले जितने भी बड़े बड़े हथियारबंद नक्सली मारे गए हैं मुठभेड़ में, उन पर लाखों करोड़ों के इनाम थे। देखिए, बारसे देवा जो है एसजेडसी स्तर का माओवादी था और एसजेडसी स्तर का माओवादी होने की वजह से लगभग 25 लाख रुपए का इनाम उस पर होगा। हथियार को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है क्योंकि अभी तक पुलिस ने इस पर कोई जानकारी प्रेषित नहीं की है। ये देखना होगा कि ये जो 17 माओवादी आए हैं क्या ये अपने हथियार भी लेकर आए, क्योंकि बटालियन में जितने भी माओवादी हैं सभी के पास ऑटोमेटिक वेपन होते हैं और कारतूस भी पूरी तरह से भरपूर होते हैं। क्योंकि माओवादी संगठन जो है अपने सबसे मजबूत कैडरों को ही बटालियन पे रखती थी और उन्हें एमुनेशन और हथियारों से भी पूरी तरह से सज्जित रखती थी, जिससे कि कभी भी मुठभेड़ हो तो उन्हें किसी तरह से कारतूस की कमी ना पड़े। तो देखना होगा, अगर ये 17 माओवादी आए और अगर हथियार भी लाए होंगे तो निश्चित ही तौर पर सारे ऑटोमेटिक वेपन होंगे इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।